नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ओडिशा में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चलते हारने वाली कांग्रेस ने अब बागी विधायकों के खिलाफ बड़ा कदम उठाना शुरू कर दिया है। पार्टी ने बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप रे के पक्ष में वोट देने वाले 3 विधायकों को निलंबित कर दिया है। निलंबित विधायकों में शामिल हैं सनाखे मुंडी से रमेश चंद्र जैना, मोहाना से दशरथी गुमांगो, कटक से सोफिया फिरदौस। इन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में पार्टी की हिदायत के बावजूद दिलीप रे के पक्ष में वोट दिया। ओडिशा कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस को धोखा देने वालों ने देश के साथ विश्वासघात किया है। ओडिशा कांग्रेस के मीडिया सेल प्रभारी अरविंद दास ने बताया कि यह निर्णय पूरी प्रक्रिया की समीक्षा के बाद लिया गया। उन्होंने कहा कि इन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के हितों के खिलाफ काम किया और अब उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म कराई जाएगी। इसके लिए पार्टी स्पीकर को जल्द ही नोटिस भेजेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इन विधायकों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है। उन्होंने कहा कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत इन लोगों को विधानसभा से बाहर किया जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि हाईकमान ने इस कदम की सराहना की है और वो जरूरी भी था। तो कांग्रेस ने 3 एमएलए को पार्टी से निकाल दिया है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को इन एमएलए ने वोट किया था, यानी कांग्रेस के साथ गद्दारी करने को लेकर इन एमएलए पर यह कड़ी कार्रवाई की गई है और निलंबन इन एमएलए का कर दिया गया है। तो खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए नवीन दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। नवीन जी, एक बड़ा कदम कांग्रेस की तरफ से लिया गया है। 3 एमएलए को निलंबित यहां पर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के साथ गद्दारी के चलते ये निलंबन की कार्रवाई कांग्रेस की तरफ से की गई है। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जब आप पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, पार्टी आपको प्रमोट करती है, आपको अपना सपोर्ट देती है, तो निश्चित तौर पर जो भी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो कांग्रेस के विधायक उड़ीसा के रहे हों या आपके बिहार में जिस तरीके से हुआ, क्रॉस वोटिंग हुई है दोनों जगह, तो मैं समझता हूं कि आपकी निष्ठा पार्टी के प्रति होनी चाहिए। ऐसे में निष्कासन करने के बाद उनके कोई वोट तो कैंसिल होंगे नहीं, वरना कोई मतलब रह जाएगा। ठीक है, ये तो कांग्रेस का इंटरनल संगठनात्मक ढांचे पर भी असर पड़ता है। मुझे लगता है कि मैं बार बार कहता हूँ, फिर कहूंगा, कांग्रेस अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जब तक मजबूत नहीं करेगी, ये चीजें देखने को उसे आने वाले भविष्य में भी मिलती रहेंगी, क्योंकि आपका अपना संगठनात्मक स्ट्रक्चर उतना मजबूत पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, जिसकी वजह से जो आपके विधायक होते हैं या सांसद होते हैं वो पाला बदल लेते हैं। उस समय वो नाजुक घड़ी होती है जब आपको लगता है कि नहीं हमारा राज्यसभा सदस्य जीत जाएगा या हमारा विधान परिषद सदस्य जीतने वाला है, जीत जाएगा, तो वहां वो प्रलोभन में आकर या ईडी सीबीआई के दबाव में आकर किसी न किसी कारण से पाला बदलते। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इस तरीके से विपक्षी दल के नेताओं को चाहिए, उनके जो नीति निर्माता है उनको चाहिए पॉलिसी जो आप बनाते हैं पार्टी के अंदर, कि ऐसे लोगों को टिकट दें जो कम से कम बेदाग छवि के हों, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के दाग ना हो, तो ऐसे लोग आपराधिक चरित्र के ना हो, तो ऐसे लोग होंगे तो वो किसी दबाव में आएंगे नहीं। लेकिन क्योंकि आपके ऐसे विधायक होते हैं जिनके ऑलरेडी पहले से करप्शन में लिप्त रहे हों, तमाम ऐसे नेताओं को हमने देखा है जो कल तक टीएमसी में थे, आज भाजपा में, तमाम लोग ऐसे हैं जो सत्ताधारी दल के साथ चले गए। अजीत पवार स्वर्गीय हो गए, उनका एग्जाम्पल एकनाथ शिंदे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हुआ करते थे, लेकिन अपने बचाव के लिए वो भाजपा के साथ वो केंद्र का सत्ताधारी दल है। तो ये प्रणाली से जो देश चल रहा है, मैं एक बात और कहूंगा साहिल जी, कि भारत के संविधान के अनुसार हमारी जो व्यवस्था है, चाहे वो पार्लियामेंट के इलेक्शन हो या असेंबली के चुनाव हो, व्यवस्था ये है कि हमको जनता को जनप्रतिनिधि चुनना होता है। लेकिन क्या जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनती है? नहीं चुनती है। जनता चुनती है केवल राजनीतिक दल। अब उस राजनीतिक दल की टिकट पर चाहे गुंडा टिकट लेके आ जाए या बदमाश टिकट लेके या भ्रष्टाचारी टिकट लेके आ जाए, जनता उसको पार्टी के नाम पर वोट दे देती है। ये प्रणाली बदलने की जरूरत जनता को है कि आप अच्छे जनप्रतिनिधि को चुने। जनप्रतिनिधि आपका अपना क्षेत्र का काम करने के लिए होता है, उसकी बात उठाने के लिए होता है कि वो सदन में जाएगा, आपकी बात को उठाएगा। अब हम आज नोएडा में बैठे हैं, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, क्योंकि हम नोएडा के वोटर हैं। हम अगर वोट अपने विधायक को करते हैं, प्रत्याशी को करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी होती है। मैं तो रिकॉर्ड पूछना चाहता हूँ कि कितने सवाल हमारे तीनों विधायकों ने विधानसभा के पटल पर आज तक उठाए नोएडा के विषयों को लेकर। तमाम फ्लैट ओनर्स परेशान है, लेकिन कोई विषय नहीं उठाता है। सांसद जी को ले लीजिए,
दो बार जीती, 3 बार जीती, वो जीतना एक अलग विषय है, लेकिन क्या आपने उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया जिसके लिए जनता ने आपको भर भर के वोट दिया? नहीं किया। तो मैं समझता हूँ अब आगामी चुनाव में नई जनरेशन की बड़ी भागीदारी है चुनावों के अंदर, और उसको चाहिए तो जनप्रतिनिधि चुने, पार्टी की गुलामी की मानसिकता से बाहर आना चाहिए। हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो हम अंग्रेजों से खुलकर लड़ते थे, लेकिन इनमें तो हम लड़ भी नहीं पा रहे हैं इनसे। अच्छा नवीन जी, ये तमाम बातें आपने कही और कई बातों से तो मैं बिल्कुल तारुफ रखता भी हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ता आज हमारे साथ जुड़े थे, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि तमाम पाबंदियों के बाद भी अगर किसी पार्टी के जो एमएलए हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं या एनडीए के पक्ष में वोट कर रहे हैं, तो यानी कहीं ना कहीं वो एनडीए की जो रणनीति है या जो जिस तरीके से एनडीए अपनी सरकार चला रही है या देश में जिस तरीके की उन्नति की राह पर एनडीए चल निकली है उससे प्रभावित है, और इतनी पाबंदियों के बावजूद वो इस तरीके के वोट कर रहे हैं। जी नहीं विकास जी, मैं सॉरी बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ साहिल जी। सबसे बड़ी चीज क्या है, भारत में कहाँ हुआ है पिछले 11 साल का जो कालखंड है मोदी सरकार का, मैं समझता हूँ ये काले अध्याय के रूप में आने वाले भविष्य में देखा जाएगा। आपने भाषण बहुत दिए हैं, प्रवचन बहुत दिए हैं, जमीनी धरातल पर डिलीवर क्या किया? आप कह रहे थे कि हम विश्व में अगर इतने देशों से हम संबंध बनाकर आए, कहाँ संबंध है हमारे? और उसमें तक के संबंध खराब हो गए, आजादी के बाद से अच्छे संबंध हुआ करते थे, तो आपने संबंध डेवलप किसके साथ किए? आप अपनी ब्रांडिंग करने जाते रहे, ठीक है, लेकिन देश को उससे क्या हासिल हुआ? अगर हासिल होता तो दिखाई देता ट्रंप आज की तारीख में डिक्टेट कर रहा है आपको और आप उसको काउंटर नहीं दे पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं हमने बहुत अच्छे संबंध बना लिए। 11 साल के अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ है? कोई डेवलपमेंट कहीं नहीं है। बेसिक्स को अगर आप डेवलपमेंट की परिधि में लाते हैं तो मैं समझता हूँ ये जो डेवलपमेंट है उसकी परिभाषा समझने की और भाजपा के प्रवक्ताओं को जरूरत है कि डेवलपमेंट होता क्या है। देश के अंदर एक बड़ी तादाद में युवा बेरोजगार है, खुलेआम नशे का सामान बिक रहा है, पेपर रोल बाजार में पान की दुकानों पर बिक रहे हैं, ड्राई सूखा नशा बिक रहा है, और आप कह रहे देश विकास कर रहा है। कहाँ विकास हो रहा भाई? कहाँ पर विकास है? मुझे तो नहीं लगता कहीं एआई के नाम पर आपकी यूनिवर्सिटी जो भारतीय जनता पार्टी की तरीके से कहा जाए तो प्रचारक है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, वो उस तरीके का प्रदर्शन वहां कर दी पूरे देश का सर शर्म से झुक जाता है समाज के सामने, और आप कह रहे हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं। कौन सी तरक्की है ये? चलिए नवीन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आपको बता दें कि पार्टी हाई कोर्ट भी जा सकती है। कांग्रेस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 एमएलए को पार्टी से निलंबित कर दिया है, और राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को इन एमएलए ने वोट किया था, जिसके बाद पार्टी के खिलाफ उठाए गए इस कदम को लेकर कांग्रेस ने अब ये बड़ा फैसला लिया है, और कांग्रेस का एक्शन ओडिशा में देखने को मिला है। 3 एमएलए को निलंबित कर दिया गया है। वहीं हरियाणा की राजनीति में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर ने अपने पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद करीबी माने जाने वाले गुर्जर का ये कदम प्रदेश कांग्रेस के अंदर मची अंदरूनी कलह को एक बार फिर उजागर कर रहा है। रामकिशन गुर्जर ने अपने इस्तीफे की पुष्टि करते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान शैली चौधरी ने कोई क्रॉस वोटिंग नहीं की है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के अंदर और बाहर कुछ तत्व जानबूझकर शैली चौधरी को निशाना बना रहे हैं। गुर्जर ने कहा कि शैली चौधरी निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उन्हें बदनाम करने की नीयत से उनका नाम उछाला जा रहा है। इस अपमान और झूठे प्रचार के विरोध में मैं अपने पदों को त्याग रहा हूं। तो कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद से राजनीतिक हलके में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। तो हरियाणा कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं उससे आहत होकर मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। वहीं लोकसभा में पहले फेज के दौरान निलंबित किए गए 8 सांसदों पर सस्पेंशन लगा हुआ हटा दिया गया है। इनमें कांग्रेस के 7 और लेफ्ट के 1 सांसद हैं। ये 8 सांसद 4 फरवरी को लोकसभा से पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए थे। उन पर हंगामा करने के दौरान स्पीकर पीठासीन कृष्णा प्रसाद तेनेट्टी की कुर्सी की ओर कागज फेंकने का आरोप लगा था। यह हंगामा उस समय हुआ था जब राहुल गांधी सदन में पूर्वी लद्दाख में 2020 के भारत चीन सीमा तनाव का जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस सांसद के सुरेश समेत 3 सांसदों ने सस्पेंशन प्रस्ताव रखा, जिसके बाद ध्वनि मत से इसे पास कर दिया गया। इससे पहले सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने इनका समर्थन किया। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सदन की मर्यादा में सत्ता पक्ष को भी मान रखना होगा। उन्होंने कहा कि खासकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे इसका ख्याल रखें। इसके बाद सदन में सत्ता पक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों से कहा कि प्ले कार्ड और एआई से बनाई गई तस्वीरें प्रदर्शित न करें। कल सभी दलों के नेताओं के साथ लंबा विचार विमर्श हुआ
और सभी दलों ने ये प्रतिबद्धता दर्शाई कि सदन की गरिमा, प्रतिष्ठा और गौरवशाली परंपरा बनाने के लिए हम सभी सहयोग करेंगे। मेरा आपसे इतना आग्रह है, संसद भवन परिसर, सभागृह के अंदर या सभागृह के बाहर फेक फोटो, AI जनरेट फोटो, प्ले कार्ड, बैनर आदि का प्रदर्शन न करें। जो मैंने आज बुलेटिन में भी सभी माननीय सदस्यों से आग्रह भी किया है कि इसको विशेष रूप से ध्यान रखें और संसद ने इस पर विशेष रूप से कार्रवाई करने के लिए सभी माननीय सदस्यों को निर्देश दिया है। मैं सभी दलों के नेताओं का एक ही मत है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और देश की सर्वोच्च संस्था संसद है। हम सदन की गरिमा, प्रतिष्ठा, पवित्रता, मर्यादा बनाने में सहयोग करें और भविष्य में भी हम सभी मिलकर आसन का सहयोग करें। आप सबको धन्यवाद। माननीय किरण रिजिजू जी। Honorable Speaker, sir, I give a notice of my intention to move the following motion under proviso to Rule 374, Clause 2 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, that the suspension of Sri Gurjit Singh Aujla, Sri Hebe Eden, Advocate Dean Kosi, Sri Amrinder Singh Raja Waring, Sri B. Manikam Tagore, Dr. Prashant Yadav Rao Padole, Sri Chamala Kiran Kumar Reddy, and Sri S. Venkatesan, members ordered by the House on 3rd February 2026 for the remaining period of the session be terminated with immediate effect. कल सभी दलों के नेताओं के साथ लंबा विचार। वहीं होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रूप से शिवालिक के बाद एक और LPG टैंकर नंदा देवी भारत आ चुका है। नंदा देवी होर्मुज जलडमरू मध्य को पार करते हुए वडिनार बंदरगाह पर पहुंच गया है। ये जहाज अपने साथ 47,000 मैट्रिक टन से ज़्यादा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लेकर आया है। ये जहाज गुजरात के वाडिनार बंदरगाह पर पहुंच चुका है। मिडिल ईस्ट में गहराते संकट के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाला यह दूसरा जहाज है। एक दिन पहले दूसरा LPG टैंकर शिवालिक गुजरात के मुद्रा बंदरगाह पर 46,000 मैट्रिक टन से ज़्यादा LPG लेकर पहुंचा था। इनमें इतनी LPG थी जो भारतीय घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम के करीब 32.4 लाख स्टैंडर्ड घरेलू सिलेंडरों के बराबर थी। अधिकारियों का अनुमान था कि यह अकेला जहाज भारत की कुल LPG आयात की ज़रूरत का लगभग एक दिन का हिस्सा पूरा कर सकता है। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में भारतीय जहाज़ों की आवाजाही पर कड़ी नज़र रखी जा रही है ताकि जहाज़ों और उनके क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मौजूदा हालात में ये कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। तो LPG संकट के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर है। आपको बता दें कि 47,000 मैट्रिक टन LPG और भारत पहुंच गया है। तो जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, उस बीच नंदा देवी शिप भी भारत लौट आया है। यानी 47,000 मैट्रिक टन LPG और भारत पहुंच गया है, जिससे भारत में जिस तरीके के संकट की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, अब उससे राहत मिलती हुई नजर आएगी। वहीं देश के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में अगले महीने विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस चुनाव के चलते तेज होती राजनीति के बीच अब चुनाव आयोग ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। आयोग ने बताया कि अगले महीने होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में उपचुनाव के लिए 1111 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। बता दें कि इस बार विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में होने हैं। इसके अलावा कई राज्यों में अप्रैल में विधानसभा उपचुनाव आयोजित होंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि ये पर्यवेक्षक चुनाव के दौरान आंख और कान की तरह काम करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव मुक्त और निष्पक्ष तरीके से हो। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया कि पर्यवेक्षक गुरुवार तक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में तैनात हो जाएं। बता दें कि पर्यवेक्षक अपनी तैनाती के बाद अपने संपर्क विवरण सार्वजनिक करेंगे और रोजाना एक निश्चित समय तय करेंगे जब उम्मीदवार, राजनीतिक दल या जनता के किसी भी सदस्य चुनाव से जुड़े शिकायत या सुझाव लेकर उनसे मिल सके। तो चुनाव आयोग ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल के 19 सीनियर पुलिस अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की तारीखों के ऐलान के बाद लगातार तीसरे दिन इस तरह का फेरबदल देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग ने साउथ और नॉर्थ बंगाल क्षेत्रों के ADG, IGP का ट्रांसफर किया है। इसके साथ ही हावड़ा, बैरकपुर, चंदन नगर और
आसनसोल दुर्गापुर के पुलिस कमिश्नरों के साथ साथ 13 जिलों के पुलिस अधीक्षकों और डिप्टी कमिश्नर का ट्रांसफर हुआ है। चुनाव आयोग ने रविवार को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के अलावा 4 राज्यों की चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया था। इस ऐलान के महज कुछ घंटों के बाद ही तबादलों का पहला दौर शुरू हुआ था। तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में सिंगल फेज में चुनाव होंगे। तमिलनाडु में 23 अप्रैल, केरल, असम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान होगा। 5 राज्यों का रिजल्ट 4 मई को आएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भारतीय जनता पार्टी के शुवेंदु अधिकारी से सीधी टक्कर बताई जा रही है। शुवेंदु अधिकारी को बीजेपी ने नंदीग्राम और भवानीपुर से टिकट दिया है। ये दोनों सीटें बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की हैं। वहीं उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू हो सकता है। यूसीसी के लिए गठित समिति ने मुख्यमंत्री को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत अध्ययन के बाद इसमें अंतिम सिफारिशों सहित अपनी रिपोर्ट पेश की है। गुजरात सरकार आज शाम को इस रिपोर्ट पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ चर्चा करेगी। यूसीसी से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा मौजूदा विधानसभा सत्र में ही की जाएगी। रिपोर्ट 23 मार्च को सदन में रखी जा सकती है, जबकि 24 मार्च को बिल पेश किए जाने की संभावना है, जो इस बजट सत्र का अंतिम दिन भी है। अगर ये बिल पास हो जाता है, उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला गुजरात देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक्स हैंडल पर लिखा कि गुजरात में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी विस्तृत और अंतिम रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में विवाह, तलाक, संपत्ति में उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मुद्दों पर सभी धर्मों और समुदायों के लिए समान कानूनी ढांचा लागू करने का सुझाव दिया गया है। खासतौर पर महिलाओं के समान अधिकार और उनकी सुरक्षा को इस ड्राफ्ट में प्राथमिकता दी गई है। साथ ही रिपोर्ट तैयार करते समय गुजरात की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता का विशेष ध्यान रखा गया है। वहीं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब उनकी सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली ग्रेजुटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। ये बढ़ी हुई सीमा उस स्थिति में लागू होगी जब महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50% हो जाएगा। इससे एडेड विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय आर्थिक लाभ मिलेगा। और दरअसल वर्ष 2017 में जारी शासनादेश के तहत वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2016 की सिफारिशें लागू करते हुए इन विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के पेंशन, ग्रेजुटी और पारिवारिक पेंशन से जुड़े प्रावधानों में संशोधन किया गया था। उस समय यह व्यवस्था तय की गई थी कि 60 वर्ष की आयु तक सेवा का विकल्प चुनने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलने वाली सेवानिवृत्ति या मृत्यु ग्रेजुटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। वर्तमान में एडेड कॉलेजों में करीब 61,000 शिक्षक कार्यरत हैं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी हिमायनी पुरी को बड़ी राहत देते हुए एप्स्टीन फाइल से जुड़े विवादित कंटेंट पर तत्काल रोक लगा दी है। कोर्ट ने गूगल, मेटा और लिंक्डइन समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 24 घंटे के अंदर आपत्तिजनक सामग्री हटाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा कि प्रथम दृष्टया मानहानि का मामला बनता है। अदालत ने कहा कि अगर विवादित कंटेंट पर रोक नहीं लगाई गई तो याचिकाकर्ता को अपूर्णीय क्षति होगी। हिमायनी पुरी ने अपनी मानहानि याचिका में दावा किया कि जेफरी एप्स्टीन से जुड़े कुछ आरोपों को उनके नाम से गलत तरीके से जोड़ा गया है, जिससे उनकी छवि गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। याचिका में 10 करोड़ रुपए के हर्जाने और सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक कंटेंट हटाने की मांग की गई। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि बयान गलत तरीके से जोड़े गए थे। आपत्ति दर्ज कराने के बाद भी कुछ कंटेंट नहीं हटाया गया। वकील ने जोर देकर कहा कि निष्पक्ष रिपोर्टिंग की सूचना सुरक्षा जरूरी है, लेकिन किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बिना सबूत के नुकसान पहुंचाना मानहानि है। वहीं अफगानिस्तान के काबुल में अस्पताल पर हुए हमले की भारत ने निंदा करते हुए पाकिस्तान पर हमला बोला है। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि ये कोई सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने वाला कायराना हमला है। इस तरह किसी भी अस्पताल को निशाना नहीं बनाया जा सकता। भारत सरकार का कहना है कि पाकिस्तान अब इस पूरे मामले को छिपाने की कोशिश करेगा। भारत ने इसे बर्बर, कायराना, अमानवीय हिंसा बताया है। भारत सरकार ने कहा कि पाकिस्तान से इस ऑपरेशन बताकर पीछे हटने को तैयार है, लेकिन सच्चाई यह है कि सीधा नागरिकों पर हमला है। ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, पाकिस्तान को उसका जवाब देना होगा। भारत ने कहा कि ये सिर्फ हमला नहीं बल्कि अफगानिस्तान की ज़मीन और उसकी संप्रभुता पर सीधा हमला है। इससे पूरे इलाके में तनाव और बढ़ सकता है। पाकिस्तान की वजह से तनाव गहरा गया है। भारत ने कहा कि ये हमला रमज़ान के महीने में हुआ है। भारत ने कहा कि ये ऐसा वक्त होता है जब शांति और इंसानियत की बात होती है। ऐसे में अस्पताल पर हमला करना और भी शर्मनाक है। पर राजस्थान के हनुमानगढ़ से है, जहां जिला कारागार में पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाकर सुरक्षा व्यवस्था की हकीकत उजागर कर दी है। इस अचानक कार्रवाई के दौरान जेल परिसर से 7 मोबाइल फोन बरामद किए गए। तलाशी के बीच एक बंदी ने पुलिस टीम को देखते ही अपना मोबाइल फोन जलती भट्टी में फेंकने की कोशिश भी की, लेकिन टीम ने तुरंत स्थिति पर काबू पा लिया। पुलिस अधीक्षक अरविंद के नेतृत्व में चले इस 1 घंटे के अभियान में बैरकों सहित सभी संदिग्ध स्थानों की गहन जाँच की गई। मुख्यालय के निर्देश अनुसार
जिला जेल हनुमानगढ़ का जिला पुलिस टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें लगभग 50 के आसपास हमारे जवान अधिकारी थे। और औचक निरीक्षण के दौरान एक बंदी ललित द्वारा और औचक निरीक्षण देखते हुए उसने कुछ आपत्तिजनक सामग्री भट्टी थी, वहां पे भट्टी में जलाने का प्रयास किया। पुलिस ने उसको जब्त किया, जिसमें से 7 मोबाइल, 294 आपत्तिजनक कैप्सूल और जर्दा सामग्री जब्त की गई, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई जारी है। इस मुख्यालय के निर्देशानुसार जिला जेल हनुमानगढ़ का जिला पुलिस टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें लगभग 50 के आसपास हमारे जवान अधिकारी थे। और औचक निरीक्षण के दौरान तो अगली खबर राजस्थान के तारानगर से है, जहां रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और गैस सिलेंडरों की किल्लत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध किया। स्थानीय विधायक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बुढ़ानिया ने आरोप लगाया कि सरकार विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाकर जनता को गुमराह कर रही है, जबकि गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी बढ़ती जा रही है और इसका सीधा असर गरीब वर्ग पर पड़ रहा है। उधर राजस्थान के विराटनगर में, जहां नगरपालिका क्षेत्र के हनुमान बगीची में नेशनल हाईवे 248A के सेंटर से 75 मीटर सीमा के विरोध में एक बड़ी आम सभा आयोजित की गई। सभा में मौजूद लोगों ने न्यायालय के फैसले का विरोध जताते हुए जनप्रतिनिधियों से इस मुद्दे पर को विधानसभा और संसद में उठाकर संशोधन कराने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि विराटनगर में बाईपास परियोजना को जल्द से जल्द धरातल पर लागू किया जाए, जबकि इसका 3D मैपिंग और गजट नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका है। सभा की अध्यक्षता पूर्व राज्य मंत्री उर्मिला योगी ने की और संचालन अमरनाथ गुरुजी ने किया। माननीय न्यायालय ने जो अभी नियम बनाए उसके विपक्ष में विराटनगर में सभी एकत्रित हुए। किस आगे क्या रणनीति है कि आपकी? संघर्ष करेंगे जब तक इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सरकार नहीं चेतेगी, न्यायालय नहीं चेतेगा, तब तक संघर्ष रहता है। हमने संघर्ष शुरू किया है, ये बहुत लंबा संघर्ष चलने वाला है और एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में एक मकान, एक दुकान बना सकता है और उसी की भी मकान दुकान इसमें अतिक्रमण की आ गई तो वो दोबारा कभी जिंदगी में नहीं बना पाएगा और उसको तो आत्महत्या जहर खाना पड़ेगा। द्वारा जो 75 मीटर का वो है तोड़ने का, उसके खिलाफ हम एसडीएम कार्यालय में आके और ज्ञापन दिया। ये न्यायालय द्वारा जो 75 मीटर का फैसला दिया गया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और सुनो पत्रकार जी, बैराट का मरांगा और मारांगा, सुनो आओ की जमीन पहली माने हमारी लाश वालों कर ये प्रशासन चले जाएगा ना, जड़ा अति माने तोड़वा देगा और हमको अवैध करार दे दिया गया। हमने सारे निर्माण मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग किए हैं, हमारे सारे वैध हैं। ये माननीय सरकार को सोचना चाहिए, हमारे जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए और इसमें संशोधन कराएं और हमारे बाईपास की मांग को बुलंद करें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।